प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए आज के घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं, साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं को भी देखते हैं जो आज के दिन घटित हुई हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि तेजी से इन सारी क्लासेस को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों तक, आपके फ्रेंड्स तक, आपके अन्य ऐसे लोग जो परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, सारी बातें पहुंच सकें और इसका हिस्सा बन सकें। आइए घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं। आज 19 दिसंबर है और 19 दिसंबर की ऐतिहासिक घटनाओं में क्या बातें हुई हैं इस पर ध्यान देते हैं। 1927 को महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को, तीन नाम याद रखिएगा, आज ही के दिन फांसी दे दी गई। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा के वार्ड में प्रवेश किया। ऑपरेशन विजय, भारतीय वार्ड में प्रवेश किया, यानी इसी सन में देखिए गोवा पर हमारा अधिकार हुआ, क्योंकि गोवा उस समय जब देश आजाद हुआ तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं बन पाया था। 1154 में आज के दिन किंग हेनरी द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट बने। किंग हेनरी द्वितीय इंग्लैंड में सम्राट बने। 1927 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल संघ की स्थापना हुई और आज ही के दिन 19 दिसंबर को 1934 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का जन्म हुआ। तो ये था आज का घटनाक्रम इतिहास की दृष्टिकोण से कि आज के दिन क्या हुआ है। आइए पहली महत्वपूर्ण घटना की तरफ चलते हैं। भारत 2023 में 9 से 14 वर्ष की आयु, ध्यान दीजिएगा आयु कितनी है? 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका लागू करने की स्थिति में होगा। यानी 2023 में 9 से 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए टीका हमारे देश में आने जा रहा है, उसकी बात हो रही है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित HPV वैक्सीन, ध्यान दीजिएगा, HPV वैक्सीन अप्रैल मई 2023 तक उपलब्ध हो जाएगा। सरकार 2023 के मध्य तक 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। स्वदेशी वैक्सीन सर्वबैक, नाम ध्यान रखिएगा, सर्वबैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। यह HPV के 4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करेगा। टीकों का मौजूदा बाजार मूल्य 2500 से 3300 रुपए प्रति खुराक है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए कीमत 200 रुपए से 400 रुपए प्रति खुराक होगी। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बन गए मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न तो है कि जो है 2023 में ये हमको अवेलेबल होने जा रही है। कितने वर्ष की आयु है? 9 से 14 वर्ष की आयु है। किस उद्देश्य से है? सर्वाइकल कैंसर के लिए है। कौन सी वैक्सीन है? तो वैक्सीन का नाम है HPV वैक्सीन, ठीक है। और ये कब से लागू होने जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि 2023 के मध्य तक आ जाएगी। एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है, ये ध्यान रखना जरूरी है, राष्ट्रव्यापी योजना है ये। और इस योजना के तहत क्या कहा जा रहा है कि जो स्वदेशी वैक्सीन आई है उसका नाम क्या है? सर्वबैक नाम से आई है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसमें जो खुराक की जो बात आ रही है वो अगर निजी उसमें लेना है, मौजूदा बाजार मूल्य में अगर इसको देखें
इसकी खुराक की कीमत है 2500 रुपए से 3300 रुपए। और सरकार का जो टीकाकरण अभियान है वहां पर इसकी कीमत 200 रुपए से 400 रुपए है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, इन्हें ध्यान रखिएगा। आयु को लेकर के, टीकाकरण को लेकर के, योजना को लेकर के ढेर सारी बातें आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी चीजें आपके पास आसानी से पहुंच सकें। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं और दूसरी महत्वपूर्ण क्या खबर है इसको देखते हैं। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा, यानी स्पेक्ट्रम की नीलामी भारत के द्वारा की जा रही है। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी से दूर संचार के क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा। ट्राई जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने क्या कहा है, ट्राई अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए एक मॉडल लेकर आएगा और ट्राई उपयुक्त मॉडल के लिए दुनिया के विशेषज्ञों और नियामकों के साथ चर्चा कर रहा है। ट्राई चर्चा के बाद एक परामर्श पत्र भी जारी करेगा। तो अभी तो सिर्फ अपना हमें यहाँ तक ये जानना है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात हो रही है, स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात हो रही है ना। और इसमें अहम भूमिका निभाने जा रहा है कौन, ट्राई। ट्राई निभाने जा रहा है। ट्राई क्या है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ट्राई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका काम है कि सारी चीज को रेगुलेट करना। दूर संचार के फील्ड में सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम करती है ट्राई। तो इसे याद रखिएगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इसका उद्देश्य क्या है कि इन सब चीजों के लिए वो दुनिया भर में चर्चा कर रही है और उसके लिए विशेषज्ञों के माध्यम से परामर्श करने के बाद एक परामर्श पत्र भी जारी करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक पूरी घटनाक्रम हमारे पास ना आ जाए तो उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स हम नहीं ला सकते। बस अभी सिर्फ इतना ही याद करना होगा कि एक स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए योजना बन रही है। आइए तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि में आयोजित की जा रही है। कोच्चि में सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फोर्ट कोच्चि परेड ग्राउंड में कला प्रदर्शनी के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो किसने किया है उद्घाटन, केरल के मुख्यमंत्री हैं। कौन, पिनाराई विजयन ने। केरल के कोच्चि में 5वां कोच्चि मुजरिस बिएनेल शुरू हो गया है। 5वां कोच्चि मुजरिस बिएनेल शुरू हो गया है। यह भारत में सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी है। यह विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को प्रदर्शित करेगा और 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि सबसे बड़ी जो ये प्रदर्शनी है वो कहाँ हो रही है, कोच्चि में हो रही है। पहली चीज, इसका उद्घाटन कौन किसने किया, तो सीएम पिनाराई विजयन ने किया। ठीक है, कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण है। क्या नाम है इसका, मुजरिस बिएनेल। मुजरिस बिएनेल का कार्य हुआ है और यह समकालीन सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो 3-4 क्वेश्चन जो आपके यहाँ से बनते हैं इसे याद रखिएगा। कोच्चि किसने उद्घाटन किया है, क्या नाम है और क्या उद्देश्य है। चौथी महत्वपूर्ण खबर पर आ जाइए। पीएम मोदी ने बिलासपुर नागपुर रूट के बीच भारत की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने बिलासपुर नागपुर रूट के बीच भारत की 6ठी
वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करेगा। यह सप्ताह में 6 दिन काम करेगी। इसका रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में स्टॉपेज होगा। यह यात्रा का एक चरण लगभग 5 घंटे 20 मिनट में पूरा करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस है। तो बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई। एक तो छठी की बात आ गई कि छठी कहां पे शुरू हो रही है, तो बिलासपुर नागपुर पीएम महोदय ने इसको हरी झंडी दिखा दी है। हफ्ते में ये 6 दिन 6 डेज ये काम करेगी। और क्या कहा जा रहा है कि रायपुर, दुर्ग और गोंदिया ये इसके स्टॉपेज होंगे। और क्या कहा जा रहा है, 5 घंटे 20 मिनट में ये दूरी तय करेगी। हाई स्पीड इसकी कितनी होगी, 160 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी स्पीड होगी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न बने वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट खबर ध्यान दीजिएगा। एसएस राजामौली निर्देशित पीरियड फिल्म आरआरआर को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने आरआरआर को नॉमिनेट किया। फिल्म को 2 कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा, फिल्म को 2 कैटेगरी में बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया। इससे पहले फिल्म को ऑस्कर में भी भेजने की डिमांड हुई थी, हालांकि उस अवार्ड फंक्शन में ऑफिशियल एंट्री बनने से यह फिल्म पीछे रह गई। तो ध्यान रखिएगा, 2 कैटेगरी में है, 2 कैटेगरी में इसकी बात हो रही है। एक तो ये बात याद रखना है, और ये बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है और नाटू नाटू गाने की बात हो रही है और RRR की बात हो रही है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इससे जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा पूर्व में भी हुई है, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में जरूर दिखेगा। छठी बड़ी न्यूज क्या है, महाराष्ट्र ने अंतरजातीय अंतरधर्म विवाह परिवार समन्वय समिति की स्थापना की है। देखिए क्या है, इंटरकास्ट इंटररिलीजन विवाह परिवार समन्वय समिति की स्थापना की है। पैनल में शामिल महिलाओं के मायके परिवारों के बारे में भी जानकारी एकत्र करेगा। पैनल क्या करेगा, महिलाओं के मायके के जो परिवार हैं उनसे जुड़े हुई जानकारी एकत्र करेगा। समिति से विवाहों में महिलाओं के लिए जिला स्तरीय पहलों की भी देखरेख करेगी। अपने मायके परिवारों से अलग हो सकती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान की जा सके। समिति की अध्यक्षता राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा करेंगे। समिति में 12 अन्य सदस्य होंगे। इन्हें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों से लिया जाएगा। यानी क्या कहा जा रहा है कि एक समन्वय समिति बन रही है, और वो किस लिए बन रही है, इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज, इनको ध्यान में रख के बन रही है। इसमें कहा जा रहा है कि समिति में 12 अन्य सदस्य होंगे, यानी टोटल 13 लोग होंगे, जिसमें एक क्या होगा, राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है
वो कौन है? वो वर्तमान में मंगल प्रभात लोढ़ा जी है। तो वो इसके जो मंत्री महोदय हैं, मिनिस्टर महोदय हैं, ये इसके अध्यक्ष होंगे और 12 अन्य सदस्य होंगे। इनके माध्यम से चीजें होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के संदर्भ में महाराष्ट्र ने एक समिति को बनाया है, समन्वय समिति का, जिसका काम होगा कि उन महिलाओं के मायके की स्थिति को भी ध्यान में रखना, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता और सुरक्षा उनको प्रदान की जा सके। ये सारे उद्देश्यों के लिए है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए पूरी बात को देख लीजिएगा। सारे विद्यार्थी, इस संदर्भ में जो हमारा पीडीएफ है वो आपको मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। वहां सारी चीजों के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे ताकि आप उनको कलेक्ट कर सकें, अध्ययन कर सकें। आइए आगे देखते हैं क्या अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। न्यूजीलैंड ने भविष्य की पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको मिलेगा। दुनिया का पहला कानून पारित किया है, ध्यान रखिएगा। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। पहला कानून है और पहला देश भी बनने जा रहा है न्यूजीलैंड, जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। नए कानून के मुताबिक 2008 के बाद जन्म लेने वाला कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति सिगरेट या तंबाकू उत्पादों का एक पैकेट नहीं खरीद पाएगा। इस कानून की वजह से हर साल कम लोग तंबाकू खरीद पाएंगे। देखिए क्या है कि पहला देश बन गया। पहला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बन गया किस संदर्भ में? तंबाकू के संदर्भ में, कि तंबाकू पे प्रतिबंध लगाना है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना है, इस संदर्भ में। और क्या कहा गया है कि 2008 के बाद जो लोग जन्म ले रहे हैं, जितने लोगों ने जन्म लिया है, उनमें से किसी को ये जो पैकेट नहीं खरीदने को मिलेगा, इसका उनका अधिकार ही खत्म कर दिया जाएगा, खरीद नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। तो ये न्यूजीलैंड दुनिया का एक ऐसा देश बन गया है। ऐसी पहल तमाम अन्य देशों को भी करनी चाहिए। राजस्व एकत्रित करने के और माध्यम ढूंढे जा सकते हैं, राजस्व के लिए तमाम तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन एक चीज जो अननेसेसरली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो सबके लिए हानिकारक होती है, और उससे रोक देने से कहीं ना कहीं प्रभाव कम होता है। खत्म तो नहीं हो पाती चीजें, लेकिन कम हो जाती है। अगर दंड की व्यवस्था होगी, प्रावधान होंगे, तो बहुत कम से कम किया जा सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा कदम है न्यूजीलैंड का, और उन्होंने युवाओं को, लोगों को ध्यान में रखते हुए जो बातें की हैं, बहुत अच्छी हैं। आइए, आज की आखिरी खबर क्या है? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किया। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण है। बड़ी घाटियों में छोटी नदियां, उनका जीर्णोद्धार करना, उनका संरक्षण करना है। शिखर सम्मेलन का फोकस 5P, ध्यान दीजिएगा। शिखर सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो क्या है? 5P पर है। 5P कौन से 5P हैं? पीपल, फिर क्या कहा? प्लान, फिर क्या कहा? प्रोग्राम, फिर क्या कहा? प्रोजेक्ट, पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट। ये जो 5P है, इन 5P की बात हो रही है कि प्रतिचित्रण और अभिसरण के चुनिंदा पहलुओं पर भी होगा। इसका उद्देश्य क्षेत्राओं के संभावित कारणों की जानकारी देना और अभिसरण प्राप्त करने की रणनीति तैयार करना। यानी पानी के संदर्भ में जो हमारा जो नदियां हैं, उनका कैसे जीर्णोद्धार हो, कैसे उनका संरक्षण हो, ताकि ये नदियां हमेशा सदा नीरा रह सके। सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब होता है हमेशा पानी से भरी रहना। तो ऐसा एक बड़ा उद्देश्य है, और इस संदर्भ में मंत्री महोदय, नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट
2022 का उद्घाटन किया है। तो पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया है और उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपके सामने लिखा हुआ है कि बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित स्टील विध्वंसक मोरमुगाओ का मुंबई में कमीशन कब दिया जाएगा? मोरमुगाओ को मुंबई में कब कमीशन दिया जाएगा? ऑप्शन ए 19 दिसंबर, ऑप्शन बी 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 19 दिसंबर। ये भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशी निर्देशित स्टील विध्वंसक है। चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, ये इसके बारे में बात हो रही है। 19 दिसंबर को इसे कमीशन दिया जाएगा। आज का दिन है। आईएनएस मोरमुगाओ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों और बराक 8 लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। जैसे मझगांव डाक से बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर या विशाखापट्टनम क्लास के हिस्से के रूप में बनाया गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि आईएनएस मोरमुगाओ के बारे में क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है ब्रह्मोस, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है? बराक 8 लंबी दूरी सतह से हवा सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और इसे बनाने वाली कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर, ये नाम याद रखिएगा, या विशाखापट्टनम क्लास के हिस्से के रूप में बनाया है। तो ये आपको बताना था कि 19 दिसंबर को इसे कमीशन दे दिया गया और ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। ब्रह्मोस के बारे में आप जानते ही हैं कि ब्रह्मोस भारत और रूस के सहयोग से बनी है और एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। भोपाल में आयोजित 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 8 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड इन भोपाल, कब से कब? ऑप्शन ए 10 से 15 जनवरी 2023, 20 से 23 जनवरी 2023, 21 से 24 जनवरी 2023 और 24 से 27 जनवरी 2023। प्यारे विद्यार्थी, उसका सही आंसर है 21 से 24 जनवरी 2023। ये इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ आयोजन हो रहा है? भोपाल में, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये तो एक बार हो सकता ना आए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है। उसका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल इस शहर को किसने बसाया था? मिहिर भोज ने, ये हमने आपको बताया है, मिहिर भोज ने। और क्या नाम दिया था? भोजपाल, जो बाद में बन गया भोपाल। तो भोपाल में ये विज्ञान की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा, 8वीं है और कहाँ हो रही है? भोपाल में। कब से कब हो रही है? ये हो रही है 21 से 24 जनवरी के बीच में। 21 से 24 जनवरी 2023 तक मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में 14 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। IISF विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में देश भर से 8,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बहुत बड़ा समिट है, बहुत बड़ा सम्मेलन है, इसमें बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं। तो आपको जो याद करना था मैंने आपको इशारा कर दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 दिसंबर, ऑप्शन बी 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 19 दिसंबर। यानी 19 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। सदियों के संघर्ष और बलिदान के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। देश आजाद होने के 14 वर्षों बाद भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए महज 36 घंटे में गोवा को आजाद करा लिया। गोवा को यह आजादी 19 दिसंबर 1961 को मिली। तब से हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह आजादी कब मिली? 19 दिसंबर 1961 को मिली। तब से हर साल इसी डेट को मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। तो ये ध्यान रखिएगा परीक्षाओं के लिए कि कब मनाया जाता है, तो इसको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, 2021 तक कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे? How many new nuclear power plants will be commissioned by the year 2031? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है सी 20। 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ध्यान रखिएगा, ये आंसर आपका हो गया कब तक? 2021 तक। ऊर्जा की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए ये कदम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि 2021 तक, वर्ष 2021 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे, जिनसे करीब 15,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि इन 20 संयंत्रों में 700 मेगावाट की क्षमता वाली एक इकाई की शुरुआत 2023 में गुजरात के काकरापार में हो सकती है। जो 20 में से एक इकाई है जो 700 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी, इसको शुरुआत कहां से हो सकती है? 2023 में ही हो सकती है, गुजरात के काकरापार से। तो ये ध्यान रखिएगा, 20 संयंत्र नए आने वाले हैं जो देश की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। 15,000 मेगावाट की अतिरिक्त हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तंदूर रेड ग्राम को रेड जीआई टैग मिला है, किस राज्य? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी उड़ीसा। मेरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है तेलंगाना। यानी तंदूर रेड ग्राम
तो जीआई टैग कहाँ मिला है? ये है राज्य तेलंगाना। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, तो दिमाग में रखिएगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला। इसके साथ तेलंगाना में जीआई पंजीकरण की संख्या बढ़कर 16 हो गई। भारत के विभिन्न राज्यों की 9 नई वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। इन वस्तुओं में का गमौसा असम का गमौसा, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख का रक्त से कारपो खुबानी, महाराष्ट्र का अलीबाग सफेद प्याज आदि को शामिल किया गया। नामों को याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि किन किन को जीआई टैग दिया गया है। तो असम का गमौसा है, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम है, लद्दाख का रक्त से कारपो खुबानी है, महाराष्ट्र का अलीबाग सफेद प्याज है। तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड। क्या हुआ है, किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी, ध्यान दीजिए, इस पर इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। हाल ही में माइग्रेशन और मोबिलिटी पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचने के लिए भारत और फिनलैंड ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और फिनलैंड की रोजगार मंत्री सुश्री तुला हैटेनेन ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हमारे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जी, इनका फोटो आप देख रहे थे, और फिनलैंड की रोजगार मंत्री सुश्री तुला हैटेनेन ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत और फिनलैंड के बीच में प्रवासन और गतिशीलता को लेकर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी ईशान किशन। क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सबसे तेज 200 रन। सारे विद्यार्थियों, ये इनका नाम है ईशान किशन। ये नाम याद रखिएगा, ईशान किशन ने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है। आइए, बांग्लादेश के विरुद्ध जो मैच हुआ उसको ध्यान दीजिए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में युवा भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड कायम किए। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के छठे और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए। वह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 8वें प्लेयर बन गए। ध्यान दीजिएगा, एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले, इतिहास रचने वाले छठे, और भारत में कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं,
रोहित शर्मा हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, और चौथे कौन हो गए हैं? चौथे हो गए हैं ईशान किशन। तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। इनका नाम याद रखिएगा, ईशान किशन। और कौन सा मैच है, कहाँ का मैच है? बांग्लादेश के खिलाफ है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उड़ीसा के कितने जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया? Recently, Chief Justice of India, Mr. DY Chanchun, inaugurated digitization centers in how many cities of how many districts of Odisha? ऑप्शन ए 8, 10, 15 और 17। आंसर भी आपको दिख गया होगा। इसका आंसर है 10। देखिए यहां दिख रहा है, ठीक है, 10 जिलों में। डिजिटलीकरण याद रखिए, ठीक है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उड़ीसा के 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के यह जिले अंगुल, भद्रक, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नयागढ़ और सोनपुर हैं। डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्देश्य आसपास के असाइन किए गए जिलों के निपटाए गए केस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना होगा, यानी सब कुछ कंप्यूटराइज करना होगा, ताकि सब कुछ जो चीजें निर्णय हो रहे हैं, जो कुछ भी असाइन हो रहे हैं, वो सब एक रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर में सेव रहें। कंप्यूटर, तो ये आजकल डिजिटलीकरण की प्रोसेस चल रही है। 10 जिले हैं और ये जिले आपके सामने पड़े हुए हैं। भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा स्फीति क्या थी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन ए 5.88%, ऑप्शन बी 5.44%, ऑप्शन सी 5.48%, ऑप्शन डी 5.22%। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 5.88%। ध्यान दीजिएगा, 5.88% ये आंसर रखा रखिएगा। नवंबर 2022 में भारत में खुदरा स्फीति, जैसा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, सालाना आधार पर 11 महीने के निचले स्तर पर 5.88 पर आ गया। अक्टूबर 2022 में महंगाई दर 6.77 प्रतिशत थी। तो इनको याद रखिएगा, डेटा है, दिमाग में रखना जरूरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? आइडिया तो आपको लग ही गया होगा देख करके। हुंडई, टाटा मोटर्स, किया मोटर्स, मारुति सुजुकी। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है मारुति सुजुकी, याद रखिएगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन को दिल्ली में लॉन्च किया है। यह कार 20% एथेनॉल और 85% पेट्रोल मिक्सचर के साथ एथेनॉल पेट्रोल मिक्सचर पर चलने के लिए डिजाइन की गई है। E85 ईंधन पर चलने वाले एथेनॉल फ्यूल बेस्ड
वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप व्हीकल पारंपरिक गैसोलीन वैगन आर मॉडल की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को 79% तक कम करने में मदद करेगा। तो जो हमारे यहाँ का जो उद्देश्य है वो एथेनॉल को मिक्स करके हम ईंधन को लाना चाह रहे थे, और उसी दिशा में ये कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन को लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा इस कंपनी का नाम। सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, प्रतिदिन के घटनाक्रम और प्रतिदिन की बातों के साथ आपसे मुलाकात होती है रात 10 बजे, जिनमें उद्देश्य होता है कि आपको घटनाक्रम से अवगत कराया जाए, ऐतिहासिक घटनाओं से भी परिचय कराया जाए, और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी आपको रूबरू कराया जाए, ताकि प्रतिदिन की तैयारी प्रतिदिन हो सके। जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ये अच्छे प्रश्न हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एक दिवसीय हो और चाहे वो सिविल से या जुडिशरी से या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, वहां दिखाई देंगे। डे बाय डे आप अपना कलेक्शन कर सकते हैं। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, टेलीग्राम पर चैनल है, और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है। उन्हें वहां पर आप सब्सक्राइब, ज्वाइन और डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप बराबर तैयारी में बने रहेंगे, और निश्चित रूप से लगातार लगे रहने पर, मेहनत करते रहने पर सफलता की राह कुछ आसान हो जाती है, जीवन की राह कुछ आसान हो जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिए, जीवन पथ पर आगे बढ़िए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ताकि आप हमेशा अच्छे रास्ते में चलकर अपने घर के लोगों का, अपना मान सम्मान बढ़ा सके। जय हिंद।